अखिल स्वामी जी, बहुत जोश से सीना ठोक के कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि अब भ्रष्टाचारी जेल में जब सलाखें दिख रही हैं, चक्की पीसने का नंबर आया है तो फिर सब एक हो गए। लेकिन जो चक्की पीसने जा रहे थे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। क्या गजब है राजनीति में, आपका क्या मानना है? देखिए संजय जी, डॉक्टर पारिक को मैं सुनता रहता हूं। अभी जो आपका कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मैंने सुना और उनकी विश्लेषण क्षमता का मैं प्रशंसक हूं और उन्होंने पृष्ठभूमि बड़ी अच्छी रख दी है। अब मैं अपना पक्ष प्रस्तुत करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के पिछले 7 महीने की जो कार्रवाई है उससे न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के बहुत सारे नेता भी बौखला गए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी ने एक रेखा खींची है कि आपके साथ प्रेस नहीं है, आपके साथ आईटी सेल नहीं है, आपके साथ जो संस्थाएं हैं वो नहीं हैं और आपको जाना चाहिए जनता के पास सीधे। ये जो लक्षण आपको दिखा उद्धव ठाकरे जी का भी कि अगर आज महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और शिवसेना उनकी जो है उभर कर सामने आई है तो उसका कारण मात्र एक है कि वो जनता के संपर्क में है। नेता कहीं चले गए लेकिन जनता उनके साथ है। शरद पवार को भी ये मैसेज मिला, जैसा उन्होंने कहा कि मैं अब सीधे जनता के पास जाऊंगा, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, मैं कचहरी नहीं जाऊंगा, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, क्योंकि 84 साल के शरद पवार 42 साल के शरद पवार से ज्यादा खतरनाक है। ये मैं मानता हूं। देखिए, जनमानस जो भारत का जनमानस है वो वृद्धों के लिए एक श्रद्धा भाव रखता है। आपने पिछली बार भी शरद पवार का वो भाषण सुना होगा जब बारिश हो रही थी और शरद पवार बोलते रहे और वहां पे जहां पे कभी जो भोसले परिवार था कभी इलेक्शन नहीं हारा तो वो इलेक्शन हार गया था। तीसरी बात मैं ये समझता हूं कि आज की तारीख में अब आपको आश्चर्य होगा, मेरे ख्याल से आपको आश्चर्य होगा, महाराष्ट्र में बीजेपी खत्म हो गई है। वो इसलिए खत्म हो गई है कि आज की तारीख में वहां पे शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार 70% एरियाज में ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारे विधायक इलेक्शन लड़ेंगे अगर तब तक हम साथ रहे तो जो सबसे बड़ी शिकायत एकनाथ शिंदे की थी कि हमें कांग्रेस से शिकायत नहीं थी जब महागठबंधन बना था, हमें शिकायत थी एनसीपी की, क्योंकि एनसीपी ही सारा फायदा उठा रही थी और अजीत पवार एनसीपी के लोगों को सारा फायदा दे रहे थे। अब उन क्षेत्रों में जहां पे एनसीपी और बीजेपी की लड़ाई होती थी और शिवसेना और एनसीपी की लड़ाई होती थी, आज वहां पर जो बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता है वो क्या सोच रहा होगा कि 70% सीटों पे अब अजीत पवार के लोग लड़ेंगे और एकनाथ शिंदे के लोग लड़ेंगे। तो देखिए, वास्तविकता में आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी अकेली पड़ गई और पूरा सिंडिकेट उनके खिलाफ खड़ा हो गया था, सहानुभूति किसको मिली थी? सहानुभूति मिली थी इंदिरा गांधी को। तो राहुल गांधी आज जो एक बिल्कुल पैरेलल नैरेटिव क्रिएट हो गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विधायकों को अपनी तरफ लाते हैं, जो कि ईडी के माध्यम से पैसे के माध्यम से लोगों को लेते हैं, और दूसरा एक व्यक्ति है जो कि जनता के पास जाता है। तो अगर शरद पवार ने जो कहा, और मैं विश्वास करता हूं, मैं मानता हूं कि शरद पवार ने जो कहा वो ऐसा करेंगे, अगर वो जनता के पास जाते हैं सीधे बिना किसी कानूनी लड़ाई के, बिना किसी उत्तेजना के, और ये बता के कि ये लोग मेरे पैर छू के गए हैं और मुझसे आशीर्वाद लेके गए हैं, अब वो जनता के पास जाते हैं तो जनता के जनमानस में जो परिवर्तन मैं अब देख रहा हूं संजय जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता एक पैरेलल नैरेटिव में फंस गई। एक तरफ है दंड फंद, एक तरफ है जालसाजी, एक तरफ है पैसा, एक तरफ है ईडी, एक तरफ है दबाव, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि जनता के पास जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की तरह राहुल गांधी ने एक दिशा दिखा दी है शरद पवार जैसे लोगों को कि अगर आपको अपना पॉलिटिकल फ्यूचर या अपनी बेटी का पॉलिटिकल फ्यूचर बचाना है तो आपको जनता के पास जाना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार ने जब अपनी बेटी सुप्रिया सुले को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया था तो उन्होंने ये सोच लिया था कि अजीत पवार मेरे साथ बहुत दिन नहीं रहेंगे और चले जाएंगे। उनको ये भी अंदरूनी खबर थी कि इसमें मेजॉरिटी लोग चले जाएंगे, लेकिन सुप्रिया सुले को एस्टेब्लिश करने के लिए अगर शरद पवार वहां यात्रा करते हैं और उसके बाद राहुल गांधी की तरह आगे बढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 84 साल का शरद पवार 42 साल के
शरद पवार से बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और ये बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक संकेत मैं मानता हूं। अखिल स्वामी जी, ये जो डर दिखाया जाता है कि तुम्हारे पीछे ईडी लगा दी जाएगी, तुम्हारे पीछे सीबीआई लगा दी जाएगी, तुम्हारे पीछे इनकम टैक्स लगाया जाएगा, क्या लगता है अब देश की राजनीति इन्हीं चीजों पे होनी है? नहीं, देखिए संजय जी, वास्तविकता में यही चीजें 74-76 में हुई थी। तब मैं जवान था, एमबीए करके निकला था और इंदिरा जी का विरोध किया था। इमरजेंसी जैसी स्थिति आज भी है, जैसी वैसे थी। लेकिन आपने देखा जब इलेक्शन के पहले जब बाबू जगजीवन राम और एचएन बहुगुणा साहब ने कांग्रेस छोड़ी थी, कांग्रेस और डेमोक्रेसी बनाई थी, परिवर्तन हुआ था। और मैं आपको लिखित देता हूं जो मेरा एज ए प्रोफेसर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो मेरा अनुमान है, ये सारे लोग बीजेपी में चले जाएंगे। जो लोग भी ईडी से या सीबीआई से परेशान हैं, इनकम टैक्स से परेशान है, ये बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित होगा आपको पूरा परिवर्तन दल बदल का पूरा दिखाई पड़ेगा। और उस समय जो सत्ता पक्ष आज सीबीआई और ईडी के माध्यम से दबाव पैदा कर रहा है, ये बचाव पक्ष में होगा। ये संजय जी मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जब हवा बहुत तेज चलती है, आंधी बहुत तेज चलती है, तो दो तरह के लोग होते हैं, जो तन के खड़े होते हैं और टूट जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन पे लेट जाते हैं। ये लोग जमीन पे लेट गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर ये लोग पॉलिटिकल हैं, अगर इनको राजनीति की थोड़ी भी समझ है, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, जब चुनाव आयोग आ जाएगा, जब विदेश की जितनी एजेंसीज हैं वो भारत के चुनाव को बड़े ध्यान से देखेंगी, उस समय ये लोग असली रूप इनका उस समय दिखाई देगा। देखिए वास्तविकता में आज दो नैरेटिव क्रिएट हो गए हैं और ये नैरेटिव बड़े क्लियर हो रहे हैं। और जिस प्रकार की ये घटना महाराष्ट्र के अंदर हुई है, जो ये नैरेटिव है कि हम डरा धमका के लोगों को अपनी तरफ ले आते हैं, हमें जनता की परवाह नहीं है, विधायकों को दबाव में लेके ईडी के हम सत्ता में आकर उनको जिताकर और उनको हम गवर्नमेंट बना सकते हैं, ये चीज जनता में जो एक मन बन गया है उसको और पुष्ट करती है। संजय जी ये समझिए, एक साधारण जनमानस की बात को समझिए, उद्धव ठाकरे इसलिए आज के तारीख में वहां पे ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो नहीं कर रहे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे, अगर शरद पवार, अगर ये लोग जो राहुल गांधी आज कर रहे हैं कि जनता के अलग अलग वर्गों से सीधे जाके मिल रहे हैं, जो मोदी जी नहीं कर सकते, जो लोग सत्ता के खेल में जुटे हुए हैं, जो सीबीआई ईडी के माध्यम से जुटे हुए हैं, वो जनता से सीधे संपर्क। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? आप बताइए, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? मणिपुर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि मणिपुर की औरतें और वहां का जो जनमानस है वो विद्रोह कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, आर्मी नहीं रोक पाएगी उनको। और राहुल गांधी वहां गए, राहुल गांधी के लिए पलक पाखड़े उन लोगों ने बिछा दिए। ये जो जनता के नीचे जमीन की नीचे स्पंदन हो रहा है संजय जी, ये मैंने 1977 में भी देखा था, जब चुनाव में मोरारजी देसाई जगजीवन राम भाषण देने आते थे, लाखों लोग भीड़ लगा के खड़े हो जाते थे। सत्ता जब आपके पास नहीं रहती है और वो 2 महीने का पीरियड होता है, सारा चेंज हो जाता है। इंदिरा गांधी ने प्रूव किया था, सिंडिकेट को खत्म कर दिया था। राहुल गांधी वो कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है अखिलेश यादव खड़े हो गए, ममता बनर्जी साथ खड़ी हो गई। जितना एकता इन्होंने विपक्ष की करी थी, अभी तक महाराष्ट्र की घटना ने विपक्ष को और ज्यादा एकजुट कर दिया है। हो सकता है कुछ लोग बीजेपी में चले जाएं। सिंधिया जी का क्या हो रहा है, श्रीमत काज की स्थिति क्या है? कल हो सकता है आम आदमी पार्टी में चले जाएं, ना कांग्रेस में जा पा रहे हैं ना बीजेपी में जा पा रहे हैं। उनकी स्थिति वही, वो कहावत कहना अच्छा नहीं लगता, ये आपका पब्लिक मंच है, लेकिन आप समझ गए होंगे कौन सी कहावत मैं कहने वाला हूं। तो वास्तविकता में इन लोगों की स्थिति वही होगी। और आप देखिएगा इलेक्शन के 2 महीने पहले ये सारे के सारे लोग जमीन की आहट और जनता की आवाज सुनकर अपना विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे। और ये जो नीतीश कुमार कर रहे हैं इसकी प्रक्रिया और तेज होगी। और महाराष्ट्र में अगर 5 सीट पहले बीजेपी को मिलने की संभावना थी, अब शायद एक भी सीट नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र से दूर बैठ के डॉक्टर पारिक के जो विश्लेषण है उससे अलग मत रखते हुए मैं समझता हूं बीजेपी को अगले पार्लियामेंट इलेक्शन में एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं है।